नमस्कार साथियों। आज हम विज्ञान शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम विज्ञान शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उन सभी विधियों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिनमें से एक भाग में शिक्षक केंद्रित विधियां होती है और दूसरे भाग में बाल केंद्रित विधियां होती है। तो चलिए शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में बात करते हैं। शिक्षक केंद्रित विधियों में हम दो विधियों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें से पहली विधि है व्याख्यान विधि और दूसरी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। हमारी जो पहली शिक्षक केंद्रित विधि है वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि विज्ञान शिक्षण की पारंपरिक तरीकों में से एक है। इसमें विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं वो अक्सर बोलकर या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में बताते हैं। इसे अगर उदाहरण से समझा जाए तो हम अक्सर अपने दैनिक क्लासरूम में भी देख सकते हैं कि शिक्षक विज्ञान के न्यूटन के गति के नियमों को, उनके सिद्धांतों को और वो हमारे दैनिक जीवन में से किस तरह से कनेक्टेड है व्याख्यान के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं हम अपनी दूसरी शिक्षक केंद्रित विधि के बारे में जब बात करते हैं, जो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है, वहां व्याख्यान के साथ साथ व्यवहारिक प्रदर्शन भी सम्मिलित हो जाता है। अगर इसे एक उदाहरण से देखते हैं तो जब भी शिक्षक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो वो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो बच्चों को व्याख्यान के थ्रू से बच्चों को समझा तो देते ही है, साथ साथ वो एक प्रदर्शन करके भी बताते हैं कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक वायर या एक वायर में जब विद्युत करंट फ्लो करती है तो वो अपने चारों तरफ किस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे बच्चों की वैज्ञानिक समझ और मजबूत हो जाती है। इस दोनों विधि की, शिक्षक केंद्रित विधि की, इन दोनों विधियों की एक डिमेरिट्स भी है। यहाँ बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में और बच्चों की रुचि के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी जो दूसरी विभाजन है वो है बाल केंद्रित विधि। यहाँ हम चार विधियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें से पहली विधि है अन्वेषण, दूसरी समस्या समाधान विधि, तीसरा प्रयोग विधि और चौथा प्रोजेक्ट विधि। जब हम पहली विधि अन्वेषण विधि के बारे में बात करते हैं तो यहाँ बच्चों की सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही साथ बच्चों के क्यूरियोसिटी और एक्टिव लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहां हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे खुद से ही वैज्ञानिक समझ या वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ बनाते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर दिया गया है जहां बच्चे सरल मशीन के बारे में पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि बच्चे विभिन्न सरल मशीनों के बारे में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे लीवर, उत्तोलक या फिर क्या कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते वक्त वो देखते हैं कि ये सारी मशीनें उनके दैनिक जीवन में किस तरह से काम होती है, और इस हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन के वक्त दरमियान वो देखते हैं कि इनके पीछे की वैज्ञानिक अवधारणा क्या है। अन्वेषण विधि के भी कुछ लाभ होते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस विधि में अक्सर बच्चों की क्यूरियोसिटी के बारे में बातचीत किया जाता है, साथ साथ बच्चों की जो रुचि होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हम इस विधि का उपयोग जो है हर एक वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ यह विधि जो है बहुत धीमी गति से चलती है। हमारी जो दूसरी बाल केंद्रित विधि है वो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके आसपास की यानी दैनिक जीवन की समस्या यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसे अगर उदाहरण से समझे तो किसी साइंस क्लासरूम में बच्चे जिन्हें गति के नियमों के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो वो बच्चे किसी ऐसे विशिष्ट जगह से गिराए गए पत्थर का नीचे टकराने से पूर्व समय की गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी वाहन के किसी अगर स्पेसिफिक डेटा उन्हें दे दिया जाए तो वो किसी वाहन की गति के बारे में भी बता सकते हैं। समस्या समाधान विधि के कुछ प्रमुख चरण होते हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जिनमें से पहली चरण है समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा प्रयोग द्वारा परीक्षण करना और चौथा विश्लेषण और पांचवा निष्कर्ष। समस्या समाधान विधि के कुछ मेरिट्स हैं जो हमें अक्सर छात्रों में देखने को मिलती है। हम अक्सर देखते हैं कि इस विधि के द्वारा बच्चे वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखने को मिलता है कि इस विधि को कराने में अधिक वक्त जाता है, और साथ ही साथ इस विधि की जो समय रेखा है वो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे हर एक वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाना इससे संभव नहीं हो पाता है। हमारी जो तीसरी बाल केंद्रित विधि है वो है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जहां हम देखते हैं कि बच्चे लेबोरेटरी में इक्विपमेंट के साथ प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ वो उनकी जो थ्योरेटिकल समझ है उनको वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करते हैं। इसे अगर उदाहरण से समझे तो कोई साइंस लैब में कुछ बच्चे पेंडुलम के बारे में समझ रहे हैं, वहां वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि किस तरह से पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो उनके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। समय अवधि का जब भी वो मेजरमेंट करेंगे तो वो ये देख पाएंगे कि किस तरह से पेंडुलम की जो लंबाई है वो एक दूसरे से संबंधित है।
साथ ही साथ वो हार्मोनिक मोशन के बारे में भी अपनी समझ को और विकसित कर सकते हैं। हमारी जो चौथी बाल केंद्रित विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को रिसर्च करने के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, बच्चे उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ अपना डिस्कर्स प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बच्चों में रिसर्च स्किल और साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में गहरी समझ डेवलप होती है। इसे अगर उदाहरण से समझे तो हम अक्सर स्कूलों में देखते हैं कि बच्चों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में बल के प्रभाव के बारे में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जहां बच्चे सामूहिक कार्य करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के वैज्ञानिक अवधारणा की समझ को और बेहतर बनाते हैं। प्रोजेक्ट विधि में कुछ महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं, जिसमें शुरुआत में हमें प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग शामिल होती है और उसके बाद हम मार्गदर्शन, अंत में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो साथियों, आज हमने शिक्षक केंद्रित विधि और बाल केंद्रित विधि के बारे में बात की, लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान शिक्षण में कोई एक विधि पर्याप्त नहीं होती है। विज्ञान शिक्षण करने के लिए हमें संयोजित सभी विधियों का उपयोग करके विज्ञान के शिक्षण को आकर्षक और प्रभावी बनाना चाहिए। धन्यवाद।